खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, कुछ खबरें और बहुत अहम खबरें आज मियाँ साहब से पहले खबरें लेंगे, फिर इसके बाद हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। 9 मई के मज़ीद 60 मुलजिमान को सज़ाएँ हो चुकी हैं और क्या ये एक अलामती एतबार से कहें वेदर इट वाज इंटेंडेड और नॉट इंटेंडेड, लेकिन एक रियासत की तरफ से हम ये क्या ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कि एक बार फिर हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम किस तरह से देखेंगे, इस पे बात करेंगे। बानी पीटीआई को नज़रबंदी की पेशकश कौन कर रहा है, इसके साथ साथ बानी मियाँ साहब से ख़ास तौर पर आज खबर लेंगे वो चार कौन सी शराइत हैं और कौन सी डेडलाइन है जो बानी पीटीआई ने दी है और क्या इन मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता खुलता नज़र आता है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ ये जो सोलर है इसको क्यों डिस्करेज किया जाता है। इससे पहले 14 रुपये कम किए पंजाब गवर्नमेंट ने, हमने अप्रिशिएट किया, मगर फिर IMF आया, सेंटर बीच में आया और आपकी पावर डिवीजन आया, उसके बाद जो है वो भी वापस ले लिए गए और 1 लाख यानी सोलर का वादा किया पंजाब गवर्नमेंट ने और उसके बाद आज खबर आ रही है जी कि हम डिस्करेज करेंगे। लोग चीप एनर्जी पे जा रहे हैं। हम पहले जो 92 से 93 से लेकर जलील ख्वार हुए, मुल्क खोखला हो गया, मगर अब भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और आखिर में बात करेंगे, इजराइल में बाकायदा खबरें छप रही हैं उनके अपने मीडिया में कि ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह करनी, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे खित्ते पर, हमारे मुल्क पर। एक अहम तजिया निगार हमारे साथ होंगे। मगर मियाँ साहब फिलहाल तो आते हैं आपकी तरफ। हुजूर हमें पहले ये बताएं कि आज बानी पीटीआई ने क्या कौन कौन सी वो 4 शराइत रखी हैं और क्या डेडलाइन दी है मुज़ाकरात के ज़िम्मन में। मियाँ शाहिद साहब, ओवर टू यू। देखें कायद साहब, पहले तो आज सबसे बड़ी जो खबर है वो है फौजी अदालतों से जो 60 मुलजमान को सजा हुई और मुजरम बन गए और उनको 10 साल बामशक्कत तक सजा जो है वो हो चुकी है। और रियासत ने आज एक पैगाम दे दिया है कि जो भी मुल्क में इंतशार करेगा, जो भी आइन और कानून को से खिलवाड़ करेगा, उसको सख्त सजा मिलेगी। और इसमें जो सजा दी गई है उसमें हसन न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को भी सजा दी गई है, जिन्होंने, आपको याद होगा कि फौजी वर्दी जो है वो लहराई थी और उनको सजा दे दी गई है। और ये पैगाम है वाज़े तौर पर कि जो भी इस मामले में आगे बढ़ेगा उसको सजा मिलेगी। और ये पैगाम तमाम कुव्वतों के लिए है जो अपने जो हकूक की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं, अपने असूल हैं, अपने जो है वो आइन है और इसलिए हम अपने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे। और ये आज पैगाम दे दिया गया है। इसको भी एब्सोल्युटली नॉट ही कहा गया है, जो कि अमेरिका की जानिब से और बरतानिया की जानिब से और ट्वीट्स पर भी बात करेंगे, फौजी अदालतों के हवाले से बात साहब। ये जो ट्विटर पे जंग जारी है इसमें भी हम बात करेंगे। बहरहाल ये मैसेज तो बड़ा क्लियर हो गया, मगर ये जरा दोबारा आइएगा इस तरफ। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा वाइटल है हमारे अंदर की स्टेबिलिटी होना, अगर कोई मुआहदा होता है तो क्या इसकी क्या शराइत है मियाँ साहब। देखें कायद साहब, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं 2 जनवरी को, वो 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी है बानी पीटीआई ने कि 31 जनवरी तक उसको जो है मुकम्मल किया जाए, जो कि नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए कि जो 4 मुतालबात रखे गए हैं वो तो इसको 2 कहते हैं, लेकिन साथ साथ जब बात करते हैं तो इसको 4 बना देते हैं। 4 जो मुतालबात रखे गए हैं वो ये हैं, एक तो ये है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा ये कहा गया है कि अगर ये मुतालबा पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस की सरबराही में बनाया जाए। और उसमें तीसरा मुतालबा जो है वो ये है कि 8 फरवरी का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए या इसी अगले साल जो है वो इलेक्शन कराए जाए और 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म किया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये हैं 4 मुतालबात जो कि कभी भी आप कायद साहब आप देखेंगे क्या हुकूमत ये मानेगी। इनमें से एक भी मुतालबा हुकूमत मान सकती है क्या? इसमें जो कहा जा रहा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, क्या वो फुटेजेस नहीं है सामने? क्या वो तमाम सबूत जो है वो सामने नहीं है? उस पर सजाएं नहीं हो गई? अब जुडिशल कमीशन कौन सा बनना है? अदालतों ने बात तो ये हुई ना, मौजूद है उसमें चले जाए। इसमें अहम बात तो ये हुई ना कि जनाब इसमें तो स्टेलमेट तो फिर है, फिर मुज़ाकरात वाला तो कोई यानी बात नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी रजाइयत नज़र आती है, एक बड़ा ऑप्टिमिज्म नज़र आता है। पीटीआई के जो लोग बात करते हैं, अभी हम मोहम्मद रज़ा साहब जो बात कर रहे थे उन्होंने भी खुल के बात गालबन कर दी, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फरीक पीछे हटता नज़र नहीं आता। एम आई राइट मियाँ साहब?
बिल्कुल कायद साहब, आज देखें जो एम रजा साहब ने बात की है, हामिद रजा साहब ने, उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो तरसीलात ज़र की हद तक चलती रहेगी। ये कैसे मुज़ाकरात है कि तरसीलात ज़र की हद तक वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलती रहेगी और मुज़ाकरात भी होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई बड़ी खबर आ सकती है। जिस तरह आज खबर आई है बड़ी, इस तरह कोई बड़ी खबर जो है वो जरूर आ सकती है और 6 जनवरी को वो फैसला भी आना है। और ये जो मुज़ाकरात हैं कायद साहब, इससे पहले 4-5 दफ़ा हुए हैं और उसमें मौका दिया गया है, लेकिन वो मौका जो है वो ऐन वक्त पर आकर जो है वो खराब किया जाता रहा है। वो कौन खराब करता रहा है? वो इमरान खान साहब खराब करते रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को भी एक मौका मिला, उसके बाद भी एक मौका मिला, और जब आखिर में बात खत्म होने लगती है, मुकम्मल होने लगती है, तो वो उस पर इनकार कर देते हैं और इससे मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं। इसमें मैं एक बात अर्ज करता हूं, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह ये 4 मुतालबात मानना जो है इनकी सियासी खुदकुशी है सरकार की और इस हुकूमत की, इसी तरीके से जिस स्टैंस पे बानी पीटीआई खड़े हैं, इससे एक कदम पीछे हटेंगे तो जो उनका एक सियासी उभार है वो भी रफू चक्कर हो जाएगा। इट विल डिसअपीयर इन थिन एयर। तो इस वक्त तो लगता है कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एक IMF आने वाला है, उधर से ट्वीट्स चल रही हैं, जो ट्वीट्स चल रही हैं उसमें हम IMF को भी वो टैग कर रहे हैं, USAID को भी टैग कर रहे हैं, और आज तो वो जो मोहतरमा उनके जो 500 मिलियन, मुझे नहीं पता किस मद में लिया था, वो जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, क्या नाम है उनका, तो वो चीजें पुरानी निकाल के ला रहे हैं। मगर एक और बात, जो शहरी रहमान है पीपल्स पार्टी की रहनुमा जिसकी आप बात कर रहे हैं, और हुसैन हक्कानी जैसे लोग, ये डिप्लोमेट्स रहे हैं, ये अमेरिका में सफीर भी रहे हैं, इनको अमेरिकन पॉलिसियों का पता है। और ये अमेरिकन, वो हुसैन हक्कानी साहब कल बता रहे थे कि अमेरिका की पॉलिसी ट्विटर पर नहीं बनती। ये अभी जो रिचर्ड ग्रेनल जो बात कर रहे हैं, वो एक फर्द की हैसियत से बात कर रहे हैं, वो अमेरिका की पॉलिसी की हैसियत से बात नहीं कर रहे। और जब वो ये भी बात कर रहे थे कि जब वो एक पोजीशन पे पहुंचेंगे तो उस वक्त क्या वो पोजीशन लेंगे, इस हवाले से वो उस वक्त देखा जाएगा जब अमेरिकन पॉलिसी जो होती है वो सदर से शुरू होती है और सदर पर ही जो है वो खत्म होती है। अब सदर अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो जब अपना इक़्तिदार संभालेंगे तो क्या वो इस बयान देंगे कोई ऐसा? वो अगर बयान दे देते हैं, उससे पहले उन्होंने बहुत से बयान दिए हैं, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है काजी साहब वो ये है कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें एक कोशिश जरूर की जाएगी कि दरमियानी राह निकाली जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे फरीक जो है मियां साहब, मैं आपसे एक बात देखें, एक ऐसे वक्त पे जब ये बयानात आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे न्यूक्लियर जो कि प्योरली हमारे अपने मफाद में है, इसलिए 2010 में हम जंग अवर्ट कर पाए थे। अगर न्यूक्स ना होते तो न जाने अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो अब एक तरफ हम अंदर महाजराई अपने अरूज पर देखते हैं, कोई फरीक पीछे आगे हिलने को तैयार नहीं है, और फिर एक ये बाहर से जो एक नया सिलसिला आया है, हुसैन हक्कानी साहब कुछ कह रहे हैं, कोई और कुछ कह रहा है, मगर बहरहाल वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है उसके पास। और ये भी बात ठीक है कि जो रियासतें हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी एक इंडिविजुअल की पॉलिसी पे नहीं चलती, मगर ये अगर ओवर स्टेपिंग करता है, इतना गैर जिम्मेदार है ये, इतना कि ये ट्रंप की पॉलिसी नहीं इसी की पॉलिसी है, तो फिर तो इसको वजीर भी नहीं बनना चाहिए। मियाँ साहब देखिए, मेरी बात हुई है काजी साहब, मुख्तलिफ ज़राए से और मुख्तलिफ शख्सियात से बात हुई है, सरकारी ज़राए से भी बात हुई है। मैंने भी यही सवालात उनके सामने रखे कि अगर कोई ऐसी दबाव आ जाता है तो फिर रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी। तो आगे से जवाब ये मिला कि जिस तरह बाकी इश्यूज पर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इस पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं वो काम कर रही हैं। आज आपने देखा कि बानी पीटीआई ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि मेरे मुकदमा जो हैं वो मैं अदालतों में उसका सामना करूंगा। वो इस चीज को समझ चुके हैं कि अगर ये मामला होते हैं तो रियासत जो है वो अपने मौकफ को क्लियर कर चुकी है, वो इसीलिए अदालतों में ही ये मामला हल होने हैं। और जो बाहर देखें, जो मिस्टर रिचर्ड है वो इतने, अच्छा मियां साहब, आज बानी पीटीआई ने एक बड़ी पॉजिटिव बात भी की कि वो IMF को जो है वो कह रहे हैं कि IMF जो है वो भी अपनी नजरसानी करे। भाई, एक तो इस बात पे हमारा इख्तिलाफ अलग अदारा है, तरसीलात ज़र पे IMF इस मामलात पे तो हमारी तमाम जो रूलिंग पार्टियां और एलीट है उनको एक ही पेज पे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन मियां साहब मैंने सुना कि आज ये उन्होंने माना इमरान खान साहब ने या बानी पीटीआई ने कि जी मुल्क डिफॉल्ट से बचा है, हर चंद के बेहतरी नहीं हुई,
मगर फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो ये उन्होंने आज रिकग्नाइज़ किया है इस गवर्नमेंट को, या मैंने गलत सुना है? नहीं, बिल्कुल ठीक सुना है काजी साहब। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ तो माना। उन्होंने माना है कि मुल्क को इस हुकूमत ने, बल्कि उन्होंने हुकूमत की तारीफ की है। उन्होंने कहा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, तरक्की नहीं हुई लेकिन मुल्क जो है वो सिचुएशन से निकल गया है। अच्छी बात है। इस तरह के बयानात जो हैं, अगर दोनों तरफ से खैर सगाली के बयानात आए तो कोई राह निकल सकती है। खैर सगाली कहां से आए? कर रहा था कि ये इधर से पर्चे पे पर्चा हो रहा है, फिर पर्चा इधर से भी, तो कोई अगर वो कोई जिसे आप CBMs कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, वो तो कुछ करें कि ये अभी जो अगला महीना आना है हमारे लिए कितना बड़ा मुश्किल आना है, जब रिव्यू के बाद हमारा वो प्रोग्राम आएगा। फिर जो पैसे हैं हमने रोल ओवर लेना है, चाइना से तो हम मैनेज कर लेंगे, मगर इधर सऊदी अरब है, उधर मोहम्मद बिन सलमान है, और उधर IMF भी है, और उधर अमेरिका। अब ये तो मुझे सेंस आती है हमें कि भाई वो इस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे कि न्यूक्लियर पावर को इस तरह से डिसफंक्शनल करना तो किसी के मफाद में कतन नहीं होगा। तो लेकिन काजी साहब कुछ तो पेशरफ्त हुई है ना। पेशरफ्त ये हुई है कि उस तरफ बानी PTI जो है इमरान खान, वो अपने बयानात जो हैं वो उन्होंने लाइट कर लिए हैं। पहले बहुत सख्त मौक़िफ़ था, पहले वो कहते थे कि हर सूरत मुझे रिहा करो, अब वो कहते हैं कि अदालतों से मैं रिहा होऊंगा। जो इधर मुज़ाकराती कमेटी है वो भी कह रही है कि अदालतों में केसेस हैं वहां से रिहा होंगे। जमानत होते हुए कितनी देर लगती है काजी साहब? कोई देर नहीं लगती। आपने देखा कि जमानत हुई पिछले साल यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी जमानतें हुई थी, और उसके बाद वो केस भी खत्म हुए। केस खत्म होने में देर नहीं लगती, जमानतें होने में देर नहीं लगती, लेकिन दोनों तरफ से बर्फ पिघलनी चाहिए, जो कि बर्फ पिघल रही है। पर्चा होने में भी तो देर नहीं लगती, आहिस्ता आहिस्ता। मीर साहब पर्चा होने में भी तो देर नहीं लगती, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, पर्चे तो हो चुके हैं, पर्चे तो 140 180 से ज्यादा हो चुके हैं। 302 का पर्चा हो चुका है, 788 भी लग चुकी है। इमरान खान तो हो चुकी है, लेकिन वो पर्चे जो है खत्म हो जाते हैं। नहीं, एक तरफ तो खान साहब ये कह रहे हैं बानी कि जनाब हम कोई वो जो है अगर आते हैं दोबारा से सियासत के मैदान में या पावर में, तो हम कोई जो जिसे इंतकामी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। हर चंद वो ये कहते हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख्याल में अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसमें लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन मियाँ साहब एक बात तो है, हुकूमत जो मर्जी कहे, ये कोई होम्योपैथिक जेल तो नहीं थी जो दीगर वो जो पोले पोले बाल करवाए जाते थे ना क्रिकेट में, हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म को, उनको पोली पोली जेलें मिलती थी। ये इतनी पोली नहीं थी, और वो साबित उसने किया कि भाई उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। द वे ही हैज़ फेस्ड ऑल दिस आर्डील, ये तो आप इत्तफाक करते हैं? देखिए काजी साहब, उन्होंने आज जो बयान दिया है कि मैं अपने ऊपर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसको माफ़ करने को तैयार हूँ। वैसे इससे पहले भी उन्होंने बात की थी, वो फतह मक्का पे बड़ा यकीन रखते हैं। फतह मक्का के हवाले से जब वो बात करते हैं कि उस वक्त माफ़ कर दिया गया था, और मैं भी माफ़ कर दिया है मैंने भी, और मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। अच्छी बात है। इसी तरह जो है वो बेहतर होंगे मामलात। और जो जेल होती है काजी साहब, वो जेल ही होती है। बानी PTI जो कहते हैं कि मैं अपने जो मामलात हैं उस हवाले से बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो कोई रिवेंज या कोई बदला लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं माफ़ करने को तैयार हूं। अच्छी बात है, इधर से भी ये खैर सगाली की बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि 2 तारीख को जो मुज़ाकरात होंगे उसमें जो मुतालबात रखे जाएंगे, अगर तो 2 तारीख को कोई आगे बात बढ़ी तो 2 तारीख को ही बढ़ेगी, वरना वहीं अगर डेडलॉक पैदा हो गया तो दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ जाएंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दोनों तरफ से आई तो फिर शायद हो सकता है कि कोई और जो फरीक हैं वो इसमें मुदाखलत करें। और क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो 2 तरफ हो रहे हैं, एक तो मुज़ाकरात हुकूमत से हो रहे हैं, दूसरे मुज़ाकरात दूसरी तरफ हो रहे हैं। मियां साहब, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है वो बिल्कुल उसकी शायद ख्वाहिश ना हो ये मुज़ाकरात करने की, लेकिन उन्हें दे हैव बीन मेड टू सिट ऑन दी नेगोशिएटिंग टेबल, ये तस्वीर दुरुस्त है? देखें काजी साहब, ये जो मुतालबात हैं, अगर जो हुकूमत इन पर मुज़ाकरात कर रही है फिर तो हुकूमत की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत की ख्वाहिश भी नहीं है कि वो अमेंडेड वापस करे। क्या हुकूमत जो है वो उस हवाले से ये कर सकती है कि 26 आईनी तरमीम जो है वो उसको ख़त्म करे? ये हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो किसी ना किसी नोयत में और किसी ना किसी तरफ से हो रहे हैं, और वो मुज़ाकरात जो हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि बानी PTI अगर रिहा होना चाहते हैं तो वो रिहा भी हो जाएं, और जो मुतालबात उन्होंने रखे हैं उस मुतालबात से पीछे भी हटें। इन पर बात जो है वो हो रही है। ताकि अगर जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, रात को उनके एक बड़े करीबी दोस्त जो रहे हैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला है थोड़ा बहुत उन्होंने,
वो जब मैंने उनसे ये कहा कि यार ये स्टेलमेट टूटना चाहिए, मुल्क के एक ऐसी नहज पे है कि जहाँ पे हमें इस मुश्किल एयर पॉकेट से निकल के हमें इस कौम को 24 करोड़ लोगों को निकाल के ले जाना है। मगर मैं तो ज़्यादा मुलाकात नहीं रही, 1-2 दफ़ा मिला उनसे, लेकिन वो जो इनको बहुत करीब से जानते हैं वो कहते हैं जी ये पीछे हटने वाली ना इधर खेल है ना उधर खेल है। तो कुछ तो बेटर सेंस दोनों तरफ अगर हो, मैं इसलिए कहता हूँ कि CBMs हों, कोई लोगों को आज़ाद कर दिया जाए, कुछ केसेस बंद हो जाएं। देखिए कायद साहब, मसला यह है कि 5 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं मुज़ाकरात की, अब वक्त बहुत कम है। जिस तरह बानी PTI ने कहा ना कि 31 जनवरी तक, इसी तरह रियासत के पास भी वक्त कम है। रियासत कह रही है कि अब आर या पार होना चाहिए, मुज़ाकरात होने हैं तो मुज़ाकरात करें। जिस तरह रियासत कह रही है उस तरह बात जो है वो उसको मुकम्मल करें। अगर ये ऐसा नहीं होता, फ़र्ज़ करें, और बानी PTI नहीं मानते और बानी PTI जो है अपने मौक़ों पर डटे रहते हैं और अड़ जाते हैं, तो फिर रियासत जो है वो बड़े सख्ती से आगे आने वाले दिन जो है उसमें आएगी। क्योंकि फिर 9 मई के मास्टरमाइंड जो पहले प्रेस रिलीज में भी आ चुके हैं और बयानात में भी आ चुके हैं, वो तो फिर हैं और उस पर मामला तो फिर चलेंगे और फिर बहुत सख्ती से जो है अमल होगा इस पर। लेकिन अटेम्प्ट ये हो रही है कि उससे पहले अगर कोई बात बन जाए तो बेहतर है कि इस तरफ मामला ना जाएं। अगर ये मामला इस तरह नहीं बेहतर होते तो फिर मामला अगर बहुत सख्ती आने वाली है। इस अगले सेगमेंट पे जाते हुए एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, कभी उसका जिक्र किसी और शो में करेंगे, उसका जो उर्दू तर्जमा था, कहीं देर ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में हम जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, देर ना करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी अहम खबरें बात करेंगे। ये नेट मीटिंग के हवाले से क्या हो रहा है, इसराइल और उसकी एटमी तनसीबात पर क्या सिलसिला बन रहा है, खत्ते में क्या हो रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें मारूफ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट उस्ताद जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने, प्रोफेसर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। 3 बड़ी हम बुनियादी तौर पर तो हम आते हैं इसकी तरफ, ये जो कुछ हो रहा है अभी हम मुंतज़िर हैं और हमें बड़ी ज़रूरत भी है ये जो IMF के प्रोग्राम है, क्योंकि बाकी फंडिंग भी उधर से आनी है। तो आप क्या देखते हैं कि ये इट विल गो थ्रू डिस्पाइट ऑल द हुलाबुलू एंड सारी जो ये शोर सियासी पड़ा है, आप समझते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और ये कितना अहम है हमारे लिए ये IMF का प्रोग्राम? जी, मुझे तो यही उम्मीद है, क्योंकि IMF की जो एड है वो ऑस्टेंसिवली, उनका अपना कहना यही होता है कि वो सियासी मामलात के साथ जुड़ी नहीं होती। तो इस वजह से जो उनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह हुई हैं जिस पर हमने अपने एंड पे अमल दरामद किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी अपने एंड पे अमल दरामद करेंगे। वैसे मैंने ये आपको कहा है कि ये ऑस्टेंसिबल बात है, क्योंकि हकीकत में हमने देखा है कि पीछे से स्ट्रिंग्स जो हैं वो खींची जा सकती हैं और चीज़ें तब्दील की जा सकती हैं, मगर उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरे इसके साथ साथ ये भी उम्मीद है कि जो बाहर से प्रेशर आया है सियासी मामलात के हवाले से, उस पर भी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ टेबल पे आकर रीच करेंगी। यही मेरा ख्याल है मुल्क को कौम के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन सर, अगर हम सियासी मामला से निकल भी जाएं, हम IMF की ही बात करें तो IMF का वफ्द जो है वो फरवरी में आ रहा है और हमारे अहदाफ पूरे नहीं हुए, ना हमारा टैक्स शार्टफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा हमारी जो कानून साजी करनी थी वो भी नहीं हो पाई। अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए, ना ही हमारा जो है गर्दशी कर्जा जो है उसका आधा मुकम्मल हुआ है। तो हम IMF को कैसे मुतमिन करेंगे सर? देखें, ये माइनर डिटेल्स हैं मेरे हिसाब के अंदर कि इन पे IMF जो है वो कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, कुछ हम जो है वो कह देंगे कि जी इसको आइंदा इस तरह से कर लेंगे, पूरा उस तरह से कर लेंगे। मेरे हिसाब में इस वक्त IMF का जो प्रोग्राम है वो कोई मॉर्टल डेंजर में नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मेरी असेसमेंट ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन सर फिर पहले टैक्स तो लगेंगे और मिनी बजट भी तो आ सकता है, क्योंकि IMF ने कहा है कि 1% भी शॉर्टफॉल हुआ तो मिनी बजट आएगा। जी बिल्कुल, वो तो मिनी बजट तो आपको पता है हर साल आता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। आज तक कभी कोई, मेरा ख्याल है, बजट ऐसा नहीं बना जिसके कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कि मिनी बजट ना पेश किया गया हो और बजट के टारगेट्स रिवाइज ना किए गए हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हर साल ही पाकिस्तान की वो डॉक्टर हफीज पाशा तो कह रहे थे मिनी नहीं मैक्सी बजट होगा, ये बहरहाल अल्लाह हमें अपने मान में रखे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी बात हो चुकी,
हम 18 सेंट्स पे बिजली दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, 9 सेंट्स पे वो दे रहे हैं, और फिर जो सोलर को डिस्करेज करने की बात हो रही है। व्हाई कांट वी फार्म आवर पॉलिसीज इन आवर ओन इंटरेस्ट्स, व्हाई आवर हैंड्स आर टाइड? सर यही वो जो हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाली पॉलिसी बनाई हुई है ना, वो असल में पिछले मैं कहूँगा कि 3 दिहाइयों से हमारी डेवलपमेंट को और हमारी तरक्की को रोक के बैठी रही है। 3 दिहाइयों से हम उस पॉलिसी के नतीजे में सफ़र कर रहे हैं जो 93 में बनी थी। और मैं तो इस पर मुतअद्दिद बार बात कर चुका हूँ। अवैस लगारी साहब का बयान भी मैंने सुना, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे जो सोलर प्रोड्यूसर हैं उनकी वजह से बिजली महंगी हो रही है और गरीबों को उनकी वजह से बिजली महंगी ख़रीदनी पड़ रही है, जबकि दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट। इनफैक्ट सोलर प्रोड्यूसर जो यानी जिन्होंने घरों में सोलर पैनल लगाए हैं उन्होंने तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा खर्चा करके वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है सोलर पैनल्स का, तो फिर जाहिर बात है कि उन्होंने उसकी रिकवरी भी करनी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको ये नेट मीटरिंग की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की थी। असल मसला ये नहीं है कि लोगों ने सोलर पैनल क्यों लगा दिए। सोलर पैनल लोगों ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि असल मसला है IPPs की महंगी बिजली। जब आप इतनी महंगी बिजली बेचेंगे हर कंज्यूमर को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली मार्केट स्ट्रक्चर को एक तरफ जिसको कहना चाहिए ना लॉपसाइडेड कर रहे हैं कि लोग सोलर प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपकी जो हुकूमत से बिजली आ रही है वो इतनी महंगी आ रही। हुकूमत से बिजली सस्ती हो जाए तो सोलर सारा हुकूमत ने तो ये फैसला किया है और ये तजवीज़ दी जा रही है कि 2 मरहलों में नेट मीटरिंग जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दी जाएगी। एक तो मरहला ये है कि नए लाइसेंस नहीं दे रही हुकूमत, वो बंद करने जा रही है। दूसरा यह है कि इसका रेट इतना कम कर दिया जाए, 6 रुपए फी यूनिट तक लाया जाए, जो कि बजट में आ जाएगा, कि लोग जो है इससे डिस्करेज हों और हौसला शिकनी की जाए। और दूसरी जानब देखा जाए कि जो सोलर के IPPs हैं जिसमें कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट है, मैंने इसका रेट निकाला है, ये 30 रुपए फी यूनिट है। एक जो सोलर पावर प्लांट है वो 31 रुपए का है और एक अपोलो सोलर है वो 45 से 48 रुपए फी यूनिट का है। तो IPPs के सोलर पावर से हम महंगी बिजली लेते हैं और यहां से 19 रुपए की बिजली लेते हैं, और फिर भी 400-500 अरब रुपए की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज करने जा रहे हैं। ये अपने जो सिस्टम है उसके नकाइस अवाम पर क्यों डालना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे एदाद और शुमार पेश किए। दर हकीकत IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके नतीजे में ये बिजली महंगी है। इस वजह से महंगी नहीं है कि सोलर टेक्नोलॉजी जो है वो इस किस्म की है कि वो 31 रुपए या 35 रुपए या 40 रुपए की बिजली प्रोड्यूस करे। ये महंगी बिजली इसी वजह से है क्योंकि IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि उन्होंने ये कैपिटल डाला, उनको हम ये गारंटीड रेट ऑफ प्रॉफिट देंगे, ये है वो है, अटरम पटरम, इसकी वजह से बिजली महंगी है। वो सोलर में भी महंगी है, वो हाइड्रो में भी महंगी है, वो हर चीज़ में महंगी है। जबकि आपको मालूम होगा कि जब वापडा से हम बिजली प्रोड्यूस होती है तो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन का ये कहना है कि हम तो 7 रुपए फ्री यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी दोनों चीज़ों में नज़र आती है हमें। तो ये प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला है, टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ही जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने अपने घर पे लाखों रुपए खर्च करके तो पैनल लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा यार इतनी महंगी बिजली IPPs इससे तो आप अंदाज़ा करें इतना बड़ा प्लांट होता है IPP का, बिजली घर जो होता है उनका, मगर वो इतनी महंगी बिजली बेच रहे हैं कि आप छोटा सा घर में यूनिट लगा के उनसे सस्ती बिजली बना सकते हैं। और सोलर जो कि हर घर पर लग सकता है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, अगर मैं एक कंज्यूमर होने के हवाले से अपने घर के छोटे से प्लांट में सस्ती बिजली बना सकता हूं, तो वो जो इतनी बड़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस्तेमाल करके इतना बड़ा प्लांट बनाते हैं IPP वाले, वो नहीं सस्ती बिजली बना सकते? ये सवाल पैदा होता है पहला। दूसरी बात ये, मैं अभी चीन से वापस होकर आ रहा हूँ, आपको बताऊं कि चीन के अंदर सारे का सारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तब्दील कर रहे हैं और इतनी रैपिड स्पीड पे वो सोलर पैनल्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हर घर के ऊपर, हर बिल्डिंग के अंदर। इनफैक्ट वो तो अब ऐसे सोलर पैनल्स भी बना रहे हैं कि जो कि बिल्डिंग की ग्लास का फसाड होता है, उसकी जो शक्ल होती है सामने वाली, वो भी बिजली प्रोड्यूस कर सकती है। तो यानी कि पूरी दुनिया अब सोलर पे ट्रांजिट कर रही है और हम जो है उलट तरफ चलना शुरू हो गए इनसे IPPs को बचाने की खातिर। ये है मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, सर सोलर पर जो बिजली का पोटेंशियल है वो 3 लाख मेगावाट बताया जाता है। अगर 3 लाख मेगावाट से हम चंद हजार मेगावाट जो है वही ले लें जो कि हमारी डिमांड पूरी होती है, तो हम कितनी सस्ती बिजली आवाम को दे सकते हैं? एग्जैक्टली राइट। देखें, बिजली की पैदावार इज़ नॉट द इशू। मैं बार बार ये कहूँगा कि बिजली की पैदावार की वजह से बिजली की कीमत इतनी महंगी नहीं है।
बिजली की कीमत महंगी इस वजह से है, पहली बात तो ये है कि आईपीपीएस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी वजह से बिजली की कीमत महंगी, नंबर 1। नंबर 2, बिजली की कीमत इसलिए महंगी है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि टैक्स तो हम वसूल कर नहीं सकते, तो फिर इस तरह करते हैं कि ये जो बिजली है इसके अंदर अपने टैक्स शामिल करके और ज़्यादा पैसे इधर से कमाएंगे। और अब क्योंकि जिन लोगों ने सोलर प्लांट लगाए हुए हैं, अपने प्लांट तो नहीं, जो पैनल लगाए हुए हैं अपने घरों के ऊपर, क्योंकि वो इतनी बिजली खरीदते नहीं हुकूमत से, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि आइंदा किसी और को ये लगाने नहीं देने पैनल, ताकि वो हमसे हमारी महंगी बिजली खरीदें और उस महंगी बिजली से हम अपनी पब्लिक डेट पूरी करके IMF वालों को कह सकें कि देखें जी हमने टारगेट अपने पूरे किए। कितनी पैथेटिक और पोअर प्लानिंग है, अंदाज़ा करें। वक्त यही है, सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी आपको पता है 5 IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट भी हुए हैं। तो एक्चुअल वक्त यही है कि ये जो 1993 की IPP पॉलिसी, इसको स्क्रैप किया जाए, नई पॉलिसी बनाई जाए और तमाम IPPs के साथ बशमूल चाइनीज IPPs के साथ और पाकिस्तानी IPPs के साथ और हुकूमत के IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया जाए। एक और मैं अब अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इंडिया का मिसाल देख रहे थे, वो तो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो बैंक लोन भी देता है, फैसिलिटेट भी करते हैं, लगा भी लेते हैं। यहाँ पे 14 रुपए बिजली, 14 रुपए बिजली कम की मरियम साहिबा ने, सेंटर ने उसको स्क्रैप करवा दिया, वो IMF आ गया। अब वो कह रही थी 1 लाख जो है, यानी हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। हु रन्स दिस कंट्री डॉक्टर साहब? कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी तो आपके सामने के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले बनाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट पॉलिसी है PRSP वगैरह के अलावा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो यही बनता है कि इतने डेस्परेट हैं हमारे आपके साथ कि ये एक और भी गेम में क्या खेल है, 5000 का नोट स्क्रैप करने की बातें हो रही हैं, वो क्या है, उससे क्या होगा? और ये आप जो बात मुकम्मल करें कि ये जो पॉलिसी है कि कब हम अपनी बागें अपने हाथ में ले पाएंगे? थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं सर। 5000 का नोट जो बात की है काजी साहब, वो करेंसी का नोट 5000 का नोट जो है उसको बंद करने की तजवीज़ आज सेनेट की कायमा कमेटी में आई है। मोहसिन अजीज जो सेनेटर हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी है, और वहाँ पर वज़ीर ख़जाना भी थे और FBR के चेयरमैन भी थे। सबके सामने ये तजवीज़ रखी गई है कि किक बैक्स को अगर ख़त्म करना है, रिश्वत को ख़त्म करना है, तो 5000 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए। तो डॉक्टर साहब इस पर भी रहनुमाई कीजिएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी बीच में इंटरजेक्ट करूँ। इतनी बड़ी तनख्वाहें बड़ी हैं इनको, तो जो पंजाबी में कहते हैं ये जो हमारे स्पीकर और दूसरे लोग हैं, इनको तो करोड़ों में तनख्वाह लेके जानी पड़ेगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, योर कमेंट ऑन दिस। हाँ जी, पहली बात मुकम्मल कर लूँ, वो यही थी कि हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इस नुक्ता नज़र से बनाई जाती है कि किसी तरह हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएँ, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वो इतने गिर जाते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करते हैं कि जिसके नतीजे में मुल्क की तरक्की पर को नुकसान होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन का ताल्लुक है कि वो 5000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइज करना चाहते हैं, उसके पीछे सोच यही है कि जब करप्शन होती है तो लोगों का ख्याल है कि वो बोरियां भर के पैसे की लेके जाते हैं, तो अगर वो 5000 रुपीज़ का नोट ख़त्म कर देंगे तो बोरियां बढ़ जाएंगी, तो इसकी वजह से इनकन्वीनियंस की वजह से शायद करप्शन ख़त्म हो जाए। मगर करप्शन के पास हम बड़े इन्वेंटिव हैं। करप्शन के हवाले से हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाल तौर पर हम कहीं पर घर बना के किसी को दे देते हैं कि ये जी हमने आपको गिफ्ट कर दिया। हमारे पास इतने तरीके हैं कि इससे माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये बताएं कि PIA बड़ी अच्छी एक ज़माने में हमारे उसमें पब्लिक सेक्टर में चलती थी। दुनिया में क्या ज़्यादातर एयरलाइन जो हैं वो प्राइवेटाइज्ड हैं या रियासतों के कंट्रोल में हैं, और ये दोनों अलग-अलग किस तरह से ये जो परफॉर्म कर रहे हैं? मॉडल कौन सा है दुनिया में मुस्तक़बिल? जी हमारे खित्ते के अंदर जो ज़्यादातर कामयाब एयरलाइंस हैं वो दर हकीकत स्टेट ओन्ड एयरलाइंस हैं, और वो ज़्यादातर हैं मिडल ईस्ट की एयरलाइंस, जिस तरह एमिरेट्स उसके अंदर शामिल है, सऊदी अरेबिया की एयरलाइन शामिल है, एंड सो ऑन। ये जो एयरलाइंस हैं ये एक तरह से जो रियासत है उन एयरपोर्ट्स को भी और एयरलाइंस को भी इतना सब्सिडाइज करता है कि उसके नतीजे में रीजन के अंदर जो पुरानी एयरलाइंस थी उनको बड़ा नुकसान हुआ है, और उसमें जो ओपन स्काई पॉलिसी अपनाई गई थी उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी वजह से एयर इंडिया को भी उन्होंने प्राइवेटाइज किया, क्योंकि उनको बेसिकली गल्फ़ की जो एयरलाइंस हैं उनसे नुकसान हो रहा था, क्योंकि गल्फ़ के पास ऑयल है, तो ऑयल से वो अपनी। डॉक्टर साहब, ये ओपन स्काई पॉलिसी क्या थी, ज़रा बताइएगा आम आदमी के लिए।
ओपन स्काई पॉलिसी यही है जी कि पुराने ज़माने में ओपन स्काई पॉलिसी से पहले पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है और पाकिस्तान से जो फ़्लाइटें वगैरह जानी होती थी वो उनके ऊपर PIA की बेसिकली एक किस्म की मोनोपोली हुआ करती थी, और अगर कोई दूसरी एयरलाइन आती जाती थी तो वो फिर PIA के साथ उनको डील करना पड़ता था एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओपन स्काईज पॉलिसी ये थी कि जी अब इस तरह के कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी, कोई भी एयरलाइन जो है वो आपके अगर चाहे तो आपकी एयर स्पेस को कमर्शियली। तो ये जीनियस किसका था, कौन था वो जो इतना जो अजीम फैसला किया जिन्होंने लोगों ने ओपन स्काई पॉलिसी? ये सारे फैसले जी डॉक्टर साहब जी, ये सारे फैसले 1990 की दहाई में हुए थे। उस ज़माने की दोनों हुकूमतें यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी और PMLN की गवर्नमेंट भी, दोनों जो है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही थी। IPP पॉलिसीज़, ओपन स्काई पॉलिसीज़, रिकोडेक वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके और नियो लिबरलिज्म का दौर था, प्राइवेटाइजेशन। डॉक्टर साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग ऑन दीज वेरी वाइटल इशूज़। नाज़रीन, कभी तो हम जो है कुछ दुरुस्त रास्ता ले लें, बातें तो करते हैं मगर होता कुछ नहीं है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बात करेंगे कि ईरान पर हमले की क्या तैयारियां इजराइल कर रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमारे साथ एक दिफाई तजिया निगार होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दानिशवर और जनाब दफ़ाई तजिया निगार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया अलालत के बावजूद। गॉड ब्लेस यू। जनरल साहब, सवाल बड़ा अहम है, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपसे टेक लिया जाए। इजराइल में ख़बरें आ रही हैं कि उनकी लीडरशिप वे कर रही है ऑप्शंस, ईरान की न्यूक्लियर जो तनसीबात हैं उन पर हमला करने के बारे में अपने वो ऑप्शंस देख रहे हैं। डू यू थिंक दे कैन गो टू दैट एक्सटेंड? और ये हमाकत, वो पहले तो वो हर को सब कुछ कर ही रहे हैं, बट आप समझते हैं कि ये इतना आसान होगा? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। और अगर ये उनकी न्यूक्लियर तनसीबात पे हमला कर सकते तो अभी तक कर चुके होते, और ये इसको वे ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने आर्जी तौर पे एक किस्म का सुपरमेसी या एडवांटेज हासिल कर ली है हिजबुल्लाह पे, हमास पे। अब होतीज़ को वो अटैक कर रहे हैं। और लेकिन ईरान एक डिफरेंट मामला है। ईरान की एक पोर्टेंट मिलिट्री फोर्स है। ईरान या तो एटमी ताकत बन चुका है या बहुत ही करीब है, और इस बात का अमेरिका को पता है। और वे ज़रूर कर रहे हैं कि अगर इसी हल्ले में ईरान को न्यूट्रलाइज कर सकें, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे। उनके फाइनल एनालिसिस में उन्हें पता होगा और पता होना चाहिए कि ईरान एक बहुत ताकतवर मुल्क है, और अगर ईरान पे वो न्यूक्लियर स्टेशन पे हमला करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग या न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर उसमें गए तो इसराइल का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जल साहब, ये बताइए अगर वो हमला करते हैं ईरान पर, तो रूस भी क्या खामोश बैठेगा? अगर वो ईरान पे हमला करते हैं तो हमारा हमसाया है ईरान, वहां पर पाकिस्तान में ग्वादर, ये उस साइड पे चीन की जो है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्या चीन खामोश बैठेगा? फिर क्या होगा सर अगर वो हमला करता है तो? देखें, अगर वो ईरान के न्यूक्लियर स्टेशन पे हमला करते हैं तो उनका फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। उनके जहाज़ कई अरब ममालिक के ऊपर से गुजरेंगे। तो अगर ईरान की सालमियत को अगर वो तरफ देख रहे हैं तो ईरान जवाबी हमले में उन अरब ममालिक को भी अटैक कर सकता है जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी, और अगर जिस किस्म का भी उसके पास न्यूक्लियर ताकत है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और उसका मतलब यह है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाएगी। चल साहब, एक और बात तो इसका मतलब है सर कि क्या अरब ममालिक एयर स्पेस तो नहीं देंगे अपनी? अभी तक तो बयानात ऐसे ही आ रहे हैं कि अरब ममालिक भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। देखिए जी, वो बयान दे सकते हैं, लेकिन इजराइल और ईरान तक पहुंचने के लिए बीच में इराक की स्पेस आती है, बीच में सीरिया की स्पेस आती है, बीच में लेबनान की आती है, बीच में जॉर्डन की आती है। तो किसी ना किसी की तो एयर स्पेस वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जल साहब, ये बताइएगा, क्या तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि किसी की एटमी तनसीबात पर इस तरह से हमला हो? नंबर 1। नंबर 2, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या इससे भी ताबकारी के खतरात होते हैं आबादियों को, या दुनिया को कितना खतरा लाहक होता है? कहीं आपके अगर न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हुए हैं या उनको ऑपरेट करने का जो ऑपरेटर्स है उसकी तबाही के क्या फॉल आउट हो सकती है? देखिए, दूसरी जंग अजीम के बाद न्यूक्लियर हथियार जो है इस्तेमाल नहीं हुए,
और उन्हीं के इस्तेमाल होने के बाद आज तक जिन ममालिक में न्यूक्लियर हथियार हैं, जैसे रशिया और अमेरिका के पास थे, वो जंग के बहुत नज़दीक आते हुए पीछे हट गए। और पाकिस्तान इंडिया की भी मिसाल आप देख लें, हमने 65 में वॉर लड़ी, उसके फ़ौरन 5 साल बाद दोबारा 71 में वॉर लड़ी, लेकिन 71 के बाद आज तक हमारी मुकम्मल कोई वॉर नहीं है। वो इसीलिए है कि दोनों मुल्क समझते हैं कि जंग को अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ाया गया तो ये दोनों मुल्क के लिए तबाही है। तो मेरा अपना ये एनालिसिस है कि इजराइल कभी भी ईरान पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में हमला नहीं करेगा। अच्छा जलील साहब, एक और हवाले से जलील साहब, हमारे वज़ीर आज़म ने तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम पर जो बात की है, मिसाइल सीरीज़ प्रोग्राम पर, और ये अमेरिका की जानिब से ये बात आ रही है कि जो नए नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं वो बाकायदा तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ बात करने की। आप क्या समझते हैं कि दबाव ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगा या जो बात हो चुकी वो हो चुकी? देखिए, अमेरिका हम पे एक हद से ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। मैं आपके सामने एक जो बड़ी मशहूर उनका कोटेशन है, हेनरी किसिंगर, जो बहुत ज़्यादा मशहूर स्टेट ऑफ उनके फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उनका कहना था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ ऑफ अमेरिका, ओनली इंटरेस्ट। तो जहाँ अमेरिका की इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक वो उनसे मुल्कों से रवाबित रखते हैं। कोई उनकी ना परमानेंट दोस्ती होती है, ना उनकी परमानेंट कोई एनिमिटी है। तो पाकिस्तान एक खित्ते का बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत करीबी तल्लुकात हैं और पाकिस्तान से तमाम रूट्स जो हैं वो चाहे इंडिया की तरफ जाएँ, चाहे सेंट्रल एशिया की तरफ जाएँ, चाहे अरब ममालिक की तरफ जाएँ, चाहे चाइना की तरफ जाएँ, वो पाकिस्तान से जाते हैं। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ग्वादर जो डीपेस्ट सी पोर्ट है दुनिया की, उसको वो बना रहा है। तो पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका ने एंगेज रखा है, तो एंगेज ही रखेंगे। बयानात हद तक प्रेशर डाल सकते हैं, बट एक हद से आगे वो कभी नहीं जाएंगे। आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है ज़ाहिर एक इंडिया स्पेसिफिक है और हम शायद कभी बम ना फोड़ते अगर इंडिया पहल ना करता तो हमें, और फिर ये बम अगर हम ना फोड़ते तो शायद 2010 में जब ये हमारे यहाँ बिल्डअप हुआ था तो शायद ये हम पे चढ़ दौड़ने की कोशिश भी करते। तो जलील साहब, आप क्या समझते हैं कि अब हमें क्या पॉलिसी रखनी चाहिए, अमेरिका से कैसे नेगोशिएट करना चाहिए और ये इसको आवाज़ को कैसे उठाना चाहिए कि ये अगर वो हमला करने की बात करते हैं तो हम डिप्लोमेटिकली क्या कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में क्या है कि जो हम दुनिया के अमन को तबाह होने से रोक पाएँ? देखें, पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमने हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और पाकिस्तान का जो जितने भी मिलिट्री ताकत है उसमें हम सेल्फ रिलायंट हैं। हमारे पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, हमारे पास अनकन्वेंशनल यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। ये हमारे तमाम दुश्मनों और दोस्तों को पता है। तो पाकिस्तान के एक बड़ा अहम मकाम है। पाकिस्तान के OIC के 57 ममालिक में से वाहिद न्यूक्लियर पावर है। इसके 25 करोड़ अवाम है और जब भी मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तान के सारे अवाम इकट्ठे हो जाते हैं। हमने ये रियलाइज़ करना है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, हमने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हमने इकोनॉमिकली इम्प्रूव करना है। और पाकिस्तान मिलिटरीली तो बहुत स्ट्रांग है, बट हमने इसी तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है और पूरे पाकिस्तान ने अवाम ने मिल के पाकिस्तान की इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए यकजान होके इस दुनिया में अपना मकाम पैदा करना है इंशाअल्लाह। जलील साहब, ये अभी हम सबसे बड़ी प्राइस और हैवी प्राइस हमने पे की, आज भी कर रहे हैं। आए रोज़ शहादतें लेते हैं हम इस टेररिज्म को साफ़ करने के लिए। ये अफ़गानिस्तान वाला मामला देख लें, TTP वहाँ बैठे हुए हैं। तो एक अल्लाह के फजल से हमने काफ़ी हद तक काबू तो पा लिया है। तो आप क्या समझते हैं इन डेज़ टू कम ये इसमें कोई कमी होती नज़र आती है जो हमारे ऊपर अटैक या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पर हो रहे हैं? आप समझते हैं कुछ स्ट्रेटजी इन प्लेस है या करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं पाकिस्तान की जो क़यादत है, सियासी क़यादत या मिलिट्री क़यादत में समझता हूँ। ख़ास तौर पे मिलिट्री क़यादत जो है वो इस मकाम पे अपनी मेहनत से और अपने जो है वो प्रोफेशनल एक्यूमेंट से पहुँची है। उनको पाकिस्तान की सालमियत का पूरा इदारक है और जो इन्होंने अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक 4 जगहों पर की है, मेरे ख्याल में ये पहले कर देनी चाहिए थी।
तो ये अफगानिस्तान को वो हमारी बातों से नहीं समझ रहे थे, इससे उनको काफ़ी समझ आ गई होगी। मैं अब फ्यूचर में ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की लीडरशिप, खासतौर पर अफगानिस्तान की लीडरशिप बेहतर एक लीडरशिप का मुजाहरा करेगी और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये फितना और ख़वारिज पाकिस्तान से भी इनका खात्मा हो जाएगा और अफगानिस्तान की हुकूमत भी कोशिश करेगी कि ऐसे जो बैरूनी अनासर हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। और जल्द साहब क्या साहब, वैसे तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी गहरी है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि चाइना कुछ मायूस नज़र आता है, कुछ नाराज़ नज़र आता है। क्या वजह है सर कि यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है और हमारे जो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, लेकिन ये मायूसी की खबरें क्यों आ रही हैं? देखिए, खबरें आती रहती हैं और आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना है और लोग फेक न्यूज़ को बढ़ चढ़ के फैलाते भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और फेक न्यूज़ बिकती भी है। बट मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी एक हिस्ट्री है। हमने हर अच्छे और जैसे मैंने पहले कहा बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ है, हमारा एक कॉमन विजन है और हम समझते हैं कि चाइना की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान की तरक्की चाइना की तरक्की है। इसी विजन के साथ हम चलेंगे और इसी विजन के साथ हमारी पूरी कौम अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। जल साहब, कल हमने ये खबर की भी कि हम जो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं जो कि सिर्फ 3 मुल्कों के पास हैं, ये कितनी मुद्दत में हम तक पहुंच सकते हैं? और ये खबरें भी आई हैं कि हमारे जो फ़िज़ाइया के हमारे जो पायलट्स हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए और उसमें टाइम फ्रेम क्या लगता है आपको? देखिए, ये खबरें मैंने भी मीडिया में देखी हैं और सुनी हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को और ताकतवर बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन कर सकते हैं वो करेंगे और जो चीन को तरक्की में मदद देने के लिए पाकिस्तान कर सकता है वो पाकिस्तान करता रहेगा। अब इसमें इंडिया को ये ख्याल करना चाहिए, वो 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और वो एक प्रॉक्सी बना हुआ है अमेरिका की। इतने बड़े मुल्क को जिसकी आबादी 1.5 अरब हो और जो कोई रीजनल पावर बनना चाहता हो, यूएन की परमानेंट सीट हासिल करना चाहता हो, उसको शर्म आनी चाहिए कि एक बड़ी ताकत की प्रॉक्सी के तौर पे यहाँ पे वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। अगर वो उनको अकल आ जाए और समझ जाए तो बेहतर है। तो आप देखें, अगर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ बेहतर तल्लुकात कर लेते हैं तो ये दुनिया की 40% आबादी बनती है। तो 40% आबादी अगर एक दूसरे के साथ मिलकर, लेकिन सर अगर भारत को अकल नहीं आती और भारत जो है वो प्रॉक्सी रहता है अमेरिका की, तो फिर क्या वो तनहा नहीं हो जाएगा पूरे इलाके में? इस खिते में रूस जो है वो अमेरिका के खिलाफ है, ईरान की अमेरिका के साथ दुश्मनी है और दीगर ममालिक जो है वो भी अमेरिकन पॉलिसियों से जो है वो नाला है। तो क्या जो भारत है वो अपने आप को तन्हाई की तरफ नहीं ले जा रहा? बिल्कुल ले जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि उनके लीडर्स में किस किस्म की सोच डेवलप हो रही है और वो बातचीत कर रहे हैं। वो कि कभी नहीं चाहेंगे कि इस हद तक अमेरिका की तरफ झुकाव कर लें कि वो चीन से उनके तल्लुकात ख़राब हो जाएं। देखिए, इस तमाम मामलात के बावजूद इंडिया की जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ, वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। $100 बिलियन से ज़्यादा वो ट्रेड एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए एक हद से ज़्यादा अमेरिका को सपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, आपकी तबीयत की नासाजी तबाह के बावजूद हमें वक्त दिया, हमें एनलाइटन किया। बहरहाल नाज़रीन, ये था हमारा शो, मगर कुछ बातें और भी हैं। इंडिया तो सारी सियासत ही एंटी पाकिस्तान करता है, कम से कम जो उनकी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये हमें होश के दाखिल लेने चाहिए और खित्ते में अमन होना चाहिए। ये था हमारा आज का शो। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।